नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कांग्रेस के मिशन 25 अभियान से। मिशन 25 में जुटी कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर लोकसभा उम्मीदवार तय करेगी। इसे लेकर आज पार्टी ने सभी जिला मुख्यालयों पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक भी बुलाई है। विधानसभा चुनाव से उत्साहित कांग्रेस अब 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरे जोशो खरोश के साथ जुट गई है। प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीट जीतने का दावा करने वाली कांग्रेस ने जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश तेज कर दी है, जिसको लेकर सभी जिला मुख्यालयों पर 13 जनवरी को बैठक होगी। तमाम जो अग्रिम संगठन है वो भी आएंगे, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी आएंगे और तमाम आगे स्तर नेता मिलकर बैठ के बात करेंगे और वो तय करेंगे कैसे हमें लोकसभा चुनाव के अंदर कौन कौन उम्मीदवार बन सकते हैं। पैनल तैयार करेंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी भेजेंगे। ये प्रोसेस शुरू हो गया है। उसके बाद में हम लोग अगली प्रक्रिया शुरू करेंगे कि वह तमाम जो नेता हैं हमारे लोकसभा के, उन सबको बुला के बात जयपुर के अंदर पीसी के लोग बात करेंगे और प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से लोकसभा चुनाव की तैयारी है। बैठक में जिला प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष और महासचिव मौजूद रहेंगे, जो कार्यकर्ताओं की फीडबैक के आधार पर लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का पैनल तैयार करेंगे। जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग निर्देशित की गई कि वो वहाँ पर सब बुलाएं, जहाँ पर वहाँ के जो पालक मंत्री हैं, इंचार्ज मिनिस्टर्स हैं, वहाँ के जो हमारे प्रभारी पदाधिकारी हैं, वो सब मिलके वहाँ पर चर्चा करेंगे और एक प्रस्तावित नाम जो होंगे लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रस्तावित नाम होंगे, वहाँ से वो सब उनसे बातचीत करके उसका एक पैनल बनाकर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने बताया कि जनवरी के आखिर तक सभी 25 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया जाएगा। समूचे राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीट्स के ऊपर जो एक संभावित पैनल बनेगा, उसकी शुरुआत जिला कार्यकारिणी की मीटिंग में होगी। उसमें सभी कैंडिडेट्स, ब्लॉक अध्यक्ष, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, जो हेड्स हैं, हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं, पीसीसी के जो महासचिव और उपाध्यक्ष प्रभारी हैं, वो सब लोग जाएंगे और लोकसभा चुनावों के लिए पैनल तैयार करने का काम 13 तारीख को हम लोग शुरू करेंगे। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी इस बार प्रदेश से बड़ी उम्मीदें हैं। ये इस बात से भी पता चलता है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 9 जनवरी को जयपुर की किसान रैली के जरिए ही लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। ऐसे में बैठकों के जरिए प्रदेश नेतृत्व कितने योग्य उम्मीदवारों की तलाश कर पाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लगभग 1 महीने बाद प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी आज विधानसभा के लिए अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करेगा और 73 विधायक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज बीजेपी की विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को जयपुर पहुंचे। जावड़ेकर विधायक दल के नेता के चुनाव में बतौर पर्यवेक्षक उपस्थित रहेंगे। जावड़ेकर के अलावा बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली के आने की भी संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक भर्ती परीक्षा आरएएस की भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। एक और जहां 2018 की भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ने की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं, तो अब आरएएस 2016 भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति नहीं होने के बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। हमारी सुनो सरकार, आरएएस अभ्यर्थियों ने लगाई गुहार। कब खत्म होगा ये इंतजार? धरना प्रदर्शन से मिलेगा अधिकार। अब लोग भी ताना मारने लगे हैं, रिश्तेदार भी पूछने लगे हैं। उनके जो प्रश्न है जो बहुत चुभते हैं, वो दिमाग में ऐसे चुभते हैं जो आप मैं बयां नहीं कर सकता। ये व्यथा सिर्फ अमितेश की ही नहीं, बल्कि इनके जैसे ही 725 युवाओं की है, जिन्होंने कठिन मेहनत और लगन से आरएएस 2016 की परीक्षा में सफलता तो प्राप्त की,
लेकिन परिणाम आने के 14 महीने बाद भी कोई अधिकारी बनने के बजाय दर दर भटक रहे हैं। कभी आयोग का चक्कर लगा रहे हैं तो कभी कोर्ट से गुहार। कई लोग तो अपनी पुरानी नौकरी भी छोड़ चुके हैं और अब पछता रहे हैं। स्टेट बैंक में एज ए क्लर्क जॉब कर रहा था। कोई बड़ी जिम्मेदारी वाला पद नहीं था, लेकिन फिर भी एक नए उम्मीद के साथ और आगे बढ़ने की चाह में उस नौकरी से मैंने त्याग पत्र दिया, क्योंकि मुझे थोड़ी असुविधा हो रही थी। मैं सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था अपनी तैयारी में और अपना 100% देना चाहता था। घर वालों की तरफ से अनुमति नहीं मिली, लेकिन मैंने इसे चुनौती के रूप में लिया और उस नौकरी से 1 साल तक छुट्टी ली। उसके बाद रिजाइन करना पड़ा एट लास्ट। तो अब ये जो 2 साल निकले हैं, ये मैं मानता हूँ कि मेरे लिए ज़िंदगी के सबसे कठिन, अब तक की जो 27 साल की उम्र है उसमें सबसे कठिन 2 साल थे। कब मिलेगी नियुक्ति? आरएस भर्ती परीक्षा 2016 का फाइनल रिजल्ट आयोग ने 17 अक्टूबर 2017 को जारी किया, जिसमें कुल 725 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। लेकिन एबीसी आरक्षण के नियम बदलने और ओबीसी में शामिल होने के बाद पूरी नियुक्ति प्रक्रिया कानूनी पचेड़े में पड़ गई। यहाँ तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचा। इस मामले पर अगली सुनवाई 2 दिन बाद यानी 14 जनवरी को है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों ने सरकार से अच्छे वकील के जरिए पैरवी की गुहार लगाई है। इसके साथ ही ऐलान कर दिया है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम 725 जो युवा हैं मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि हमको जो सिलेक्टेड आरएस चयनित है उनको रोड पे आना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। क्या गवर्नमेंट धरने की सुनती है क्या? ये हमारे अधिकारों के लिए हमको क्या यही काम करना पड़ेगा कि पहले तो पोस्टिंग के लिए, फिर इंटरव्यू के लिए, अब हमें हर चीज़ के लिए धरना इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब हमने डिसीजन लिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरना, आमरण अनशन, जो भी सहारा है, रोड पे उतरना है, कैंडल मार्च, जो भी चीज़ें करनी होंगी, हम पूरे साधन अपनाए जाएंगे। आरएस भर्ती परीक्षा प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा मानी जाती है, जिसमें सफल होने के लिए कड़ी मेहनत, लगन और सब्र की जरूरत होती है। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी नियुक्ति जब सरकारी पेच की भेंट चढ़ जाए तो कोई सब्र से सरोकार कैसे रख पाए? न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेश दाधीच के साथ सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। जयपुर के एमएसीटी 2 में आयोजित लोक अदालत में देश के बड़े राजीनामे में से एक बड़ा राजीनामा हुआ, जिसमें लोक अदालत ने कोरिया के एक नागरिक की मौत के मामले में उसकी पत्नी को एक इंश्योरेंस कंपनी से 5 करोड़ से ज्यादा का क्लेम देने का फैसला किया है। देश की सबसे बड़ी अदालत के निर्देश पर देश भर की अदालतों में लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें जयपुर के एमएसीटी 2 में आयोजित लोक अदालत में देश के बड़े राजीनामे में से एक बड़ा राजीनामा हुआ। दरअसल साल 2013 में ओ चांग नाम के कोरिया के एक नागरिक की रनौली के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद ओ चांग की पत्नी ने इंश्योरेंस कंपनी चोलामंडलम पर 70 करोड़ रुपए क्लेम का दावा किया था। ये मामला लोक अदालत में पहुंचा, जहां दोनों पक्षों के बीच राजीनामा करवाया गया है, जिसमें अदालत ने चांग की पत्नी को 5 करोड़ 60 लाख रुपए का क्लेम देने का फैसला किया। 2013 से पेंडिंग था केस और अब कंप्रोमाइज से इसको हमने डिसाइड किया है, दोनों की सहमति से ये डिसाइड हुआ है। 5 करोड़ 60 लाख का ये जो क्लेमेंट्स हैं ओ चांग की उनकी जो फैमिली है उसको, किम सू ने उसकी वाइफ है और बच्चे हैं उनके, मदर फादर है, उनको एक कंपनसेशन कोर्ट ने तय किया है। इस मामले का निपटारा करना आसानी से नहीं होने वाला था, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी 70 करोड़ का क्लेम देने को तैयार नहीं थी, जिससे परिजनों को क्लेम मिलने में कई साल लग सकते थे। ऐसे में अदालत के जज ने अपनी बेहतर भूमिका निभाते हुए दोनों पक्षों में राजीनामा करवाने में सफलता हासिल की। 2-3 सीटें जज साहब के साथ, परिवादी के वकील के साथ और बीमा कंपनी के अभिभाषक के साथ की। केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। सुप्रीम कोर्ट के वकील कृष्णा स्वामी जी बहस के लिए आए हुए थे। अंतिम बहस की स्टेज पर केस था और अंतिम बहस की स्टेज पर जो केस होता है उसमें राजीनामे कम ही होते हैं, क्योंकि उसमें अवार्ड की स्टेज होती है। लोक अदालत में हुए इस बड़े राजीनामे से देश की न्याय व्यवस्था पर आम लोगों का भरोसा और बढ़ेगा।
जयपुर की एमएससीटी कोर्ट में आज हुआ राजीनामा देश की न्याय व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि महज एक दुर्घटना से जुड़ा हुआ मामला नहीं था, इससे देश की साख भी जुड़ी हुई थी। और जब अदालतें इस तरह के बड़े मामलों में राजीनामा कराने में कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं आम जन का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ता है। कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात प्रदेश भर में जारी सर्दी के सितम की। शीतलहर से जहां आम जनजीवन प्रभावित है तो वहीं कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। घने कोहरे की वजह से रेल हवाई सेवा पर असर पड़ा है। कई जिलों में पारा माइनस के पार पहुंच गया है। फसलों पर बर्फ जम रही है। वहीं सड़कों पर भी वाहन चालकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। प्रदेश में सर्दी का सितम और कोहरे का कहर, और ये सितम अभी यहीं रुकने वाला नहीं है, यहीं थमने वाला नहीं है। लगातार बढ़ रहा है ये सितम। न्यूनतम पारे में लगातार गिरावट जारी है। फसलों पर बर्फ जम रही है, फसलें नष्ट हो रही है, किसान परेशान हैं। हालांकि प्रशासन ने कुछ राहत देते हुए स्कूली छात्रों को कुछ राहत देते हुए उनकी छुट्टियां घोषित की, लेकिन अभी कुछ दिनों और इस मौसम की मार झेलनी पड़ेगी लोगों को। वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कोहरे की वजह से यातायात काफ़ी प्रभावित हो रहा है और लोग इस कोल्ड अटैक में घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म पेय पदार्थों का सहारा। चलिए, राकेश गुसाई मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ गए हैं। राकेश, मौसम की मार, सर्दी का सितम, कोहरे का कहर, आम जनजीवन प्रभावित, क्या तस्वीरें जयपुर से? देखिए, जयपुर की तस्वीरें इसलिए बहुत खास हो जाती हैं क्योंकि सर्द हवाएं चल रही हैं और अलाव का सहारा यहां पर लिया जा रहा है। कमोबेश हर जगह इस तरह की तस्वीरें हैं कि लोग अलाव के सहारे बैठे हुए हैं और करीबन 7:15 बजने को आ गए। आप समझ सकते हैं इस समय सूर्यदेव के दर्शन हो जाने चाहिए, लेकिन अभी तक सूर्यदेव के दर्शन गुलाबी नगरी पे नहीं हो पाए हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बादल छाए हुए हैं। तो कहा भी ये जा रहा है, मौसम विभाग का भी ये कहना है कि आज मावठ हो सकती है या कहीं इलाकों में बरसात पड़ सकती है। जिस प्रकार से पहाड़ी इलाकों के अंदर बरसात हो रही है और बर्फबारी हो रही है, उसका असर राजधानी में देखने को मिला। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो राजस्थान के तकरीबन आधा दर्जन जिलों के अंदर बरसात देखने को मिली, रिमझिम बारिशें हुई। यही कारण है कि ठंड का असर हर जगह देखने को। किस तरह से सर्दी से बचाव के लिए आप लोग यहाँ पर अलाव का सहारा ले रहे हैं? सर, ठंड लग रही है, हॉस्पिटल में आए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे ये आज का सहारा लेके बैठे हुए हैं सर थोड़ा टाइम। इसके अलावा कोई और उपचार नहीं है आज के टाइम में अलाव के अलावा? नहीं सर, इसके अलावा कोई कमोवेश मैं SMS हॉस्पिटल के पास हूँ सुमित, और यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 अलाव जलाकर लोग अपनी सर्दी से निपटारे की बात कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में सर्दी और बढ़ सकती है, शीतलहर का कहर और देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं कमोवेश इस चीज को लेकर है, क्योंकि स्वाइन फ्लू इस समय बड़ी कह सकते हैं कि स्वाइन फ्लू का जो एक अपने आप में एक कहर है, उसका एक डर है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बढ़ता हुआ जा रहा है। और यही कारण है कि अपने आप को गर्म रखने के लिए लोग अपना स्तर के ऊपर जतन कर रहे हैं। सुमित। राकेश, सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर आप हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर रोज मरीज आते हैं, उनके साथ उनके परिजन भी आते हैं, बाहर से आते हैं, जयपुर से ही नहीं बाहर से भी यहाँ पर आते हैं। उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई है इस सर्दी से बचाव के लिए? देखिए सुमित, निगम की तरफ से और जिला प्रशासन की ओर से रेन बसेरे के लिए यहाँ पर फिक्स पॉइंट बनाए गए, लेकिन SMS हॉस्पिटल, क्योंकि आपने बहुत सही कहा कि SMS हॉस्पिटल पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था किसी भी छोर की तरफ नहीं है, क्योंकि कई लाइन JLN मार्ग है, टोंक रोड है, इसके बाद हॉस्पिटल मार्ग है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रैन बसेरा नहीं है। यही कारण है कि लोग खुले में सो रहे हैं या 50 से 100 रुपए देकर वो गद्दों का इंतजाम करते हैं, शेल्टरों के नीचे जाकर सोते हैं। और मैं आपको बता दूं
दूं कि एसएमएस हॉस्पिटल को और ट्रॉमा सेंटर को जोड़ने वाला जो बाईपास है, नीचे सड़क के नीचे से जो निकला हुआ जो रोड है, उसके अंदर रहकर वो कहीं ना कहीं शीत लहर से बचने का प्रयास करते हैं। मैं पहले भी इस चीज को हमने विजुअल के मार्फत से दर्शकों को दिखाया कि लोगों के पास में जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके पास में सोने की यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। आप लोग बाबूजी कहाँ से आए हुए हैं? हम ढूंढने से आए हुए हैं। यहाँ पर सोने की कोई व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में आए हुए हैं। तो रात किस तरह से गुजरती है? फिर ऐसे गुजरती है बड़े ताप के सहारे से बैठे बैठे। आप कहाँ से आए? मैं पल्लू से आया हूँ। सोने की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं सर, मैं तो वैसे सुबह आया था, लेकिन यहाँ सर्दी रोकने की कोई विशेषता नहीं है यहाँ पर। आप कहाँ से आए हैं? आगरा से आए सर। सोने की कोई व्यवस्था नहीं है साहब, जेब भी कट गई है हमारी, तो 20,000 रुपए निकल गए। यहाँ चोरन की ज्यादा मामला तगड़ा है, जेब कट्टू का। तो सुमित, कमोबेश ये हालात जयपुर शहर के राजधानी, बिल्कुल इसे लापरवाही कह लें प्रशासन की या मॉनिटरिंग की कमी कह लें, क्योंकि व्यवस्थाएं कई जगह पर की गई हैं रैन बसेरों की, लेकिन कुछ खास जगहों पर अभी और होनी बाकी थी जो कमी खल रही है। शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। राकेश मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े, वो बता रहे थे जयपुर में सर्दी का हाल और इस सर्दी में प्रशासन की व्यवस्था। और अब बात स्वाइन फ्लू के शिकंजे की। जिले में स्वाइन फ्लू से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को फिर स्वाइन फ्लू से 3 मरीजों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में स्वाइन से 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर M.K. आसेरी और CMHO सुनील बिष्ट के साथ आपात मीटिंग लेकर इसको रोकने को लेकर कार्यों का जायजा लिया। CMHO बिष्ट ने बताया कि सोमवार से इस बीमारी के खिलाफ चिकित्सा विभाग युद्ध स्तर पर कार्य करेगा। करीब 1000 चिकित्साकर्मी 3 दिन तक लगातार शहर में अधिकाधिक संभावित रोगियों को चिन्हित करेंगे। काफ़ी पॉजिटिव केसेस और कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, उसके लिए कलेक्टर साहब ने हमें निर्देशित किया है। MDM हॉस्पिटल का दौरा किया है, सुप्रिटेंडेंट साहब के साथ में बैठ के हमारी चर्चा भी, उसमें उन्होंने प्लानिंग की है कि आने वाले जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप एक युद्ध स्तर पर करीब 1000 कर्मचारी अधिकारी लेंगे, अपने स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, GNMs हैं, ANMs हैं, और हमने आसपास के एरिया के जो पेरिफेरी के ANMs हैं उनको भी बुलाया है। कुल मिला के करीब 1001 की संख्या होकर हमें इन 3 दिनों में अधिक से अधिक घरों के अंदर स्क्रीनिंग करने के निर्देशित किया है, ये प्लान किया है हमने। हमारे यहाँ तो शुरू से ही तैयारी थी और अब हमने चिकित्सकों की और टीम लगा दी है और हमने सीनियर चिकित्सक सभी का एक दल बना के कंटिन्यूस हमारे नज़र रखे हुए हैं। हमारे पास जितने भी पेशेंट हैं पूरी केयर कर रहे हैं। हमारा नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, रेजिडेंट चिकित्सक दिन रात। उदयपुर में ही शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब नेहा कक्कड़ की सिंगिंग नाइट से लौटते वक्त एक बाइक और स्कूटी के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। मौके पर पहुंची अंबा माता थाना पुलिस ने घायलों को MB अस्पताल पहुंचाया और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 बच्चों का बचपन खो गया है। बेचारी मां आहें भर रही है और उस पर सरकारी योजनाओं की नाकामी रह रह कर दिल में टीस पैदा कर रही है। चार दिव्यांग बच्चे और चाक होता मां का कलेजा। जिंदगी की जिल्लत झेलता परिवार, कुदरत की मार, सरकारी दावे भी मार। जयपुर का ये परिवार जिंदगी की जिल्लत झेल रहा है। जवाहर नगर में रहने वाले इस परिवार में एक मां अपने 4 बच्चों के साथ रहती है, चारों की चारों दिव्यांग। ऐसे में मां का कलेजा चाक हो जाता है। अपने बच्चों की तकलीफें देखकर ऊपर से नाकाम सरकारी योजनाएं, पूरा परिवार दर दर की ठोकरें खा चुका है। लेकिन योजनाओं की लंबी फहरिस्त इनकी जिंदगी का अंधेरा कम नहीं कर पाई है। मैं खेलना चाहती हूँ, पाँव हाथ काम नहीं करते, जी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आपकी बेटी मेरी मदद कर दो। ये बेटी मदद मांग रही है और वक्त राजी ही नहीं उसकी पुकार सुनने को। जिम्मेदारों को क्या खबर, बस सरकारी आंकड़े फाइलों में कैद है और दिव्यांग जिंदगियां बेबस हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ
कि या तो मेरी कोई मदद करे मेरे बच्चों की, और नहीं करे तो मैं तो ये कहूँ कि सरकार किस काम की, वो सरकार जो मदद नहीं करे गरीबों की, ये तो सोचनी चाहिए सरकार को। एक माँ के 4 बच्चे, एक बाप कमाने वाला, किस किस को खिलाएगा? इनको संभालूंगी, घर का करूंगी या इनका इलाज करूंगी? तो मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की कोई सहायता करे या कोई मदद करे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत इतनी परेशान हूँ कि या तो अल्लाह मेरे बच्चों को उठा ले और या मेरी मट्टी सुधार दे, या मैं जहर खा के इनको भी दे दूँ और मैं भी खा लूँ, जो मेरी जिंदगी सुधर जाए। बच्चे अपने हाथों से खाना तक नहीं खा सकते, बीमारियों से इलाज के सरकारी दावे खुद बीमार हैं। न विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिला, न स्कूटी। बेटियां पढ़ना चाहती हैं, लेकिन घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। नतीजा, माँ ही अपने बच्चों की मौत की दुआ मांग रही है। बहरहाल मामले को लेकर हमने जानबूझकर अभी सरकारी महकमों से बात नहीं की है, क्योंकि हम आपको पूरे 1 सप्ताह दिव्यांगों की इन्हीं परेशानियों से रूबरू करवाएंगे, ताकि विभागों की नींद टूटे। हमारी इस मुहिम के बाद भी अगर विभाग सोता रहता है तो खटखटाएंगे उनका दरवाजा भी, जगाएंगे सबूतों के साथ। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र चौहान की रिपोर्ट। आज अपनेपन, उमंग, उल्लास और खुशियों का त्योहार लोहड़ी है। ये त्योहार विशेष रूप से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी मकर संक्रांति के ठीक 1 दिन पहले आती है। लोहड़ी का सीधा संबंध किसानों से होता है, क्योंकि वक्त फसलों के पकने और कटने का होता है। बता दें कि लोहड़ी मनाने वाले आज शाम को किसी खुले स्थान पर आग जलाते हैं और उस लोहड़ी की आग में रेवड़ी और मूंगफली के साथ ही भुनी हुई मक्का की आहुति देते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। इतना ही नहीं, इस खास मौके पर भांगड़ा और गिद्दा जैसे पंजाब के लोक नृत्य भी होते हैं। लोहड़ी के दिन तिल के साथ ही गुड़ की बनी गजक भी खाई जाती है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।